बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ वैस्कुलर पैथोलॉजी। वैस्कुलर पैथोलॉजी में सबसे पहले वैस्कुलाइटिस के बारे में हम पढ़ेंगे। वैस्कुलाइटिस में आपकी ब्लड वेसल्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है। आर्टीरियल वॉल के 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आती है एंडोथीलियल इंटिमा, फिर आती है स्मूथ मसल मीडिया एंड देन कनेक्टिव टिश्यू एडवेंटिशिया। 3 लेयर्स होती हैं आपकी आर्टीरीज की वॉल की। सबसे पहले आती है एंडोथीलियल इंटिमा, फिर स्मूथ मसल मीडिया और फिर कनेक्टिव टिश्यू एडवेंटिशिया। इंटिमा, मीडिया, एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया में कनेक्टिव टिश्यू होता है, मीडिया में स्मूथ मसल्स होते हैं और इंटिमा के अंदर एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। इटियोलॉजी अननोन होती है वैस्कुलाइटिस की। मोस्ट केसेस आपके नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं और फिर स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं। जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स इसके इन्फ्लामेशन के अंदर आते हैं कि पेशेंट को बुखार हो जाता है, बहुत ज़्यादा फटीग होती है, उनका वजन कम हो रहा होता है और माइल्जियाज रहते हैं, मसल पेन रहता है। ऑर्गन इस्कीमिया के सिम्टम्स में तब आते हैं जब आपके किसी भी वेसल्स का जो ल्यूमेन होता है वो नैरो हो जाता है ड्यू टू ल्यूमेन नैरोइंग या फिर थ्रोम्बोसिस ऑफ द इन्फ्लेम्ड वेसल्स की वजह से। अब 3 तरह के वैस्कुलाइटिस होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस, फिर आता है मीडियम वेसल वैस्कुलाइटिस और फिर आता है स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस। अब लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस में आपका एओर्टा आता है और इसकी ब्रांचेज आती हैं। मीडियम वेसल्स के अंदर आपकी मस्कुलर आर्टरीज आती हैं जो कि ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही होती हैं, और स्मॉल वेसल्स के अंदर आपकी आर्टीरियोल्स आते हैं, कैपिलरीज आती हैं, विन्यूल्स आती हैं। लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस की सबसे पहली एग्जांपल है टेम्पोरल आर्ट्राइटिस या फिर से हम कहते हैं जॉइंट सेल आर्ट्राइटिस, और सेकंड होता है टाकायासु आर्ट्राइटिस। टेम्पोरल आर्ट्राइटिस के अंदर ग्रैनुलोमेटस वैस्कुलाइटिस होता है जो कि इन्वॉल्व करता है आपकी कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस को। मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है वैस्कुलाइटिस की 50 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के लोगों के अंदर, और ये फीमेल्स को ही अफेक्ट करता है। 50 ईयर्स से ज़्यादा एज की फीमेल्स को अफेक्ट करेगा जो टेम्पोरल आर्ट्राइटिस होता है, और इसमें आपके कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस इन्वॉल्व होती हैं। ग्रैनुलोमेटस वैस्कुलाइटिस होता है। पेशेंट प्रेजेंट करता है हेडेक के साथ, विजुअल डिस्टर्बेंस के साथ और जॉ क्लॉडिकेशन के साथ। सर में दर्द होता है जो कि टेम्पोरल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट होती है, उनको नज़र सही से नहीं आता है, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट होती है और जॉ की क्लॉडिकेशन हो जाती है। फ्लू की तरह के सिम्टम्स आते हैं, साथ उनको जॉइंट्स में भी पेन होता है, मसल में भी पेन होता है, इसे पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका कहते हैं, और ये सार उनका रेज्ड होता है टेम्पोरल जॉइंट आर्ट्राइटिस वाले पेशेंट्स में। बायोप्सी के ऊपर हमें इन्फ्लेम्ड वेसल नजर आती है जिसमें हमें जॉइंट सेल्स नजर आते हैं और इंटिमा की फाइब्रोसिस हुई होती है। लियन सेगमेंटल होते हैं। डायग्नोसिस के लिए हमें बायोप्सी करानी पड़ती है लॉन्ग सेगमेंट ऑफ वेसल की। नेगेटिव बायोप्सी एक्सक्लूड नहीं करती है डिजीज को। ट्रीटमेंट में हम स्टेरॉइड्स देते हैं क्योंकि इसमें ब्लाइंडनेस का बहुत ज़्यादा चांस होता है अगर पेशेंट को हम ट्रीट नहीं करेंगे। अब इसमें पेशेंट को हेडेक हो रहा है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस आती हैं, जॉ क्लॉडिकेशन हो जाती है, पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका में उनको मसल एंड जॉइंट पेन होता है, फ्लू की तरह के सिम्टम्स आते हैं, ईएसआर ज़्यादा हो जाता है। बायोप्सी के ऊपर हमें जॉइंट सेल नजर आते हैं, इंटिमा की फाइब्रोसिस नजर आती है, लियंस इनके सेगमेंटल होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ट्रीटमेंट में देते हैं। सेकंड आता है टाकायासु आर्ट्राइटिस। अब टाकायासु आर्ट्राइटिस में भी ग्रैनुलोमेटस वैस्कुलाइटिस होता है जो कि आपकी एओर्टिक आर्च को इन्वॉल्व करता है उसके ब्रांच पॉइंट पे। ये 50 ईयर से कम उम्र के लोगों के अंदर होता है और ज़्यादातर यंग एशियन फीमेल्स में होता है, और इसमें पेशेंट को विजुअल और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, और इसमें वीक या हमें एब्सेंट पल्स मिलती है अपर एक्सट्रीमिटी में, इसे पल्सलेस डिजीज भी कहते हैं, और इसमें ईएसआर आपका एलिवेटेड होता है। इसके ट्रीटमेंट में भी हम स्टेरॉइड्स देते हैं। देंगे और इसमें भी ईएसआर आपका एलिवेटेड होता है और स्टेरॉइड्स इसके ट्रीटमेंट में हम देते हैं। पल्सलेस इसको डिजीज़ कहते हैं। पेशेंट को अक्सर वीक या एब्सेंट पल्स होती है उसकी अपर एक्सट्रीमिटी में, और पेशेंट प्रेजेंट करता है, ज़्यादातर पेशेंट 50 ईयर से कम का होता है और एशियन यंग फीमेल्स होती हैं। उसके बाद आते हैं मीडियम वेसल वैस्कुलाइटिस। इसमें पोलीआर्ट्राइटिस नोडोजा आता है। पोलीआर्ट्राइटिस नोडोजा में नेक्रोटाइजिंग वैस्कुलाइटिस होता है। अब लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस में ग्रैनुलोमेटस वैस्कुलाइटिस था, टाकायासु वैस्कुलाइटिस भी, आर्ट्राइटिस भी और टेम्पोरल जॉइंट सेल आर्ट्राइटिस भी। पोलीआर्ट्राइटिस नोडोजा में नेक्रोटाइजिंग वैस्कुलाइटिस होता है, मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, लंग्स को ये नहीं इन्वॉल्व करता जो पोलीआर्ट्राइटिस नोडोजा होता है, और ये मीडियम वेसल वैस्कुलाइटिस है। क्लासिकली प्रेजेंट करते हैं यंग अडल्ट होगा, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि रीनल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, पेट में दर्द होता है, साथ में लीना और आता है क्योंकि मेजेंट्रिक आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, स्किन के ऊपर हमें लीजन्स मिलते हैं, और HBS एंटीजन हम के साथ ये एसोसिएटेड होता है।
अब लियन जो होते हैं ना वो लियन ऑफ वेरिंग स्टेजेस हमें इसमें प्रेजेंट होते हैं। अर्ली लियन जो होते हैं उसमें ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन होती है विद फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ठीक है। पूरी की पूरी लेयर्स की इन्फ्लामेशनों के साथ फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है। इवेंचुअली ये हील कर जाता है विद फाइब्रोसिस और एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस आती है इमेजिंग के ऊपर। ट्रीटमेंट में हम स्टेरॉइड्स देते हैं और साइक्लोफॉस्फामाइड देते हैं। फैटल होता है अगर इसे हम ट्रीट नहीं करेंगे। उसके बाद आता है कावासाकी डिजीज़। जो कावासाकी डिजीज़ होती है ये आपके एशियन बच्चों को अफेक्ट करती है, 4 साल से कम उम्र के बच्चों को अफेक्ट करती है। इसमें नॉन स्पेसिफिक साइंस आते हैं, बच्चे को बुखार हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, साथ उसको रैश हो जाता है पाम्स पे, सोल्स पे, और सर्वाइकल लिम्फ नोड उसके एनलार्ज हो जाते हैं। कॉरोनरी आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकती है, एमआई हो सकता है या फिर एनोरिज्म के साथ रप्चर भी हो सकता है। बच्चों को हम आईवीआईजी या फिर एस्पिरिन देते हैं और डिजीज ये सेल्फ लिमिटेड होती है। आपके हार्ट को अफेक्ट करती है, 4 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर होती है कावासाकी डिजीज। उनके पाम्स पे, सोल्स पे रैश डेवलप हो जाएगा, सर्वाइकल लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं, कंजक्टिवाइटिस होता है, फीवर हो जाता है। ब्यूगर्स डिजीज क्या होती है? इसमें भी नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस होता है जो आपके डिजिट्स को इन्वॉल्व करता है। अल्सरेशन हो जाती है, गैंग्रीन या फिर ऑटो एम्पुटेशन हो जाती है फिंगर्स की और टोज की। रेनॉल्ड्स फिनोमेना प्रेजेंट होता है, हैवी स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड है ब्यूगर्स डिजीज। इसमें हम स्मोकिंग सिजेशन कराते हैं। उसके बाद आते हैं स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस। स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस के अंदर वैगनस ग्रैनुलोमाटोसिस आती है। इसमें भी नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमाटस वेस्कुलाइटिस होता है जो आपके नेजोफेरिंग्स को, लंग्स को और किडनी को इन्वॉल्व करता है। क्लासिकल प्रेजेंटेशन इज द मिडिल एज्ड मेल विद साइनोसाइटिस एंड नेजोफ्रेंजियल अल्सरेशन। एक मिडिल एज मेल आएगा जिसको साइनोसाइटिस हुआ होगा, नेजोफ्रेंजियल अल्सरेशन होगी, हीमोप्टेसिस हो रही होगी और साथ उसको बायलैटरल नोड्यूलर लंग इन्फिल्ट्रेट्स हमें नजर आते हैं। हीमाचूरिया हुआ होता है रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से। किडनीज भी इन्वॉल्व हो रही हैं, लंग्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं वैगनस ग्रैनुलोमाटोसिस के अंदर। नेजोफेरिंग्स को, लंग्स को और किडनी को इन्वॉल्व करते हैं। नेजोफेरिंग्स में उसको नेजोफेरिंजियल अल्सरेशन हो जाएगी, किडनी में उसको रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगा और लंग्स के अंदर उसको बायलैटरल नोड्यूलर लंग इन्फिल्ट्रेट्स और साथ हीमोप्टेसिस हमें मिलती है। इसमें सी आंका के लेवल जो है वो एलिवेटेड होते हैं, कोरिलेट करते हैं डिजीज की एक्टिविटी के साथ। सी आंका हमें मिलता है वैगनस ग्रैनुलोमाटोसिस के अंदर जो कि स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस है। बायोप्सी के ऊपर हमें लार्ज नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमा नजर आते हैं विद एडजेसेंट नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस। नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमा के साथ हमें नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस मिलता है। ट्रीटमेंट इसमें हम साइक्लोफॉस्फामाइड और स्टेरॉइड्स देते हैं। रिलैप्स इसमें कॉमन होता है। उसके बाद स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस में माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस आता है। ये भी नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस है जो कि आपके मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, ज़्यादातर आपके लंग्स को, किडनी को इन्वॉल्व करता है, जो माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस होता है। प्रेजेंटेशन इसकी वैगनस ग्रैनुलोमाटोसिस वाली होती है लेकिन नेजोफ्रेंजियल इन्वॉल्वमेंट और ग्रैनुलोमाज इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें पी आंका रिलेट करता है डिजीज की एक्टिविटी के साथ। माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस में पी आंका और वैगनस ग्रैनुलोमाटोसिस के अंदर सी आंका। इसके भी ट्रीटमेंट में हम स्टेरॉइड्स और साइक्लोफॉस्फामाइड देते हैं। रिलैप्सेस इसके भी कॉमन होते हैं। उसके बाद है शर्क-स्टॉक सिंड्रोम, ठीक है। शर्क-स्टॉक सिंड्रोम के अंदर नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमाटस इन्फ्लामेशन होती है, साथ इसमें इओसिनोफिल्स हमें मिलते हैं जो कि आपके मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हैं, आपके लंग्स को और हार्ट को। पेशेंट को एज्मा हो जाता है, साथ उसको पेरिफेरल इओसिनोफिलिया हो जाता है। इओसिनोफिल्स के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं शर्क-स्टॉक सिंड्रोम में। इसमें भी पी आंका के लेवल्स आपकी डिजीज़ की एक्टिविटी के साथ कोरिलेट करते हैं। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है हिनॉक्स स्कॉलिंग पर्परा। हिनॉक्स स्कॉलिंग पर्परा के अंदर वैस्कुलाइटिस होता है, इसमें आईजीए इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डेपोजिशन हो जाती है और ये वैस्कुलाइटिस ज़्यादातर बच्चों को इन्वॉल्व करता है जो हिनॉक्स स्कॉलिंग पर्परा होता है। इसमें पेशेंट को पैल्पेबल पर्परा मिलते हैं, बटक्स के ऊपर भी, लेग्स के ऊपर भी। पेशेंट के पेट में दर्द होता है, बच्चे के पेट में दर्द होगा, साथ उसको ब्लीडिंग हो रही होती है और उसके यूरिन में भी ब्लड आ रहा होता है, आईजी नेफ्रोपैथी जिसे हम कहते हैं, और ये ज़्यादातर अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन के बाद होता है। सेल्फ लिमिटेड होता है और कुछ को हमें स्टेरॉइड से भी हम ट्रीट कर लेते हैं अगर स्वेयर हो जाए। उसके बाद आती है हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन जो होती है ना, इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा हो जाता है और आपकी इवन पल्मोनरी और सिस्टैमिक सर्कुलेशन दोनों को इन्वॉल्व कर सकता है। सिस्टैमिक हाइपरटेंशन में आपको जो ब्लड प्रेशर होता है अगर 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो तो इसे हम कहते हैं सिस्टैमिक हाइपरटेंशन है और वो प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप की हाइपरटेंशन होती है। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम हाइपरटेंशन की अननोन ईटियोलॉजी होती है, इसे हम कहते हैं कि आपकी प्राइमरी हाइपरटेंशन है, ठीक है, जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स में आपका एज आती है, रेस आती है जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं, एशियन के अंदर चांसेस कम होते हैं, ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या फिर सॉल्ट डाइट ज़्यादा लेने की वजह से।
अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होती है? जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है ना, उसकी 5% केसेस के अंदर सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है और इसकी आइडेंटिफाइबल कोई ना कोई इटियोलॉजी होती है। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन आती है वो आपकी रीनल आर्टरी स्टीनोसिस आती है, जिसे हम कहते हैं रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन। स्टीनोसिस की वजह से आपका ब्लड फ्लो टू द ग्लोमेरुलस डिक्रीज हो जाता है और जो आपका जेजी अपरेटस होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस जो होता है, वो रिस्पॉन्ड करता है रेनिन को, जो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। अब जो एंजियोटेंसिन 1 होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से, और जो एंजियोटेंसिन 2 होता है वो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करता है, आपके आर्टीरियोलर स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराकर आपकी पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ज़्यादा करता है, और साथ आपकी एड्रीनल रिलीज कराता है एल्डोस्टेरोन की, जब आपका सोडियम की रिजॉर्प्शन ज़्यादा होती है आपकी डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है जब आपके प्लाज्मा रेनिन के लेवल ज़्यादा होते हैं, या फिर यूनिलैटरल एट्रोफी हो जाती है किडनी की, जब उसका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों फीचर्स हमें प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर नहीं मिलते हैं, ना उनका रेनिन ज़्यादा होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन वालों का, और ना ही उनके यूनिलैटरल किडनी की एट्रोफी हुई होती है। ये दोनों तब होती हैं जब आपकी रेनल आर्टरी स्क्लेरोसिस हुई, उसकी वजह से आपका रेनिन का लेवल भी ज़्यादा हो गया क्योंकि किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, और फिर रेनिन के किडनी की एट्रोफी भी हो गई। इंपॉर्टेंट कॉजेज जो होती है ना स्टीनोसिस की, वो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है जो एल्डरली मेल्स के अंदर होती है, और फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया होता है जो यंग फीमेल्स के अंदर होता है। अब यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है कि ब्लड प्रेशर कम हुआ, ठीक है, ब्लड फ्लो कम हुआ, ठीक है, रेनिन की रिलीज ज़्यादा हो गई। अब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ, ब्लड फ्लो कम हो गया, ठीक है, आपकी रेनिन की ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो आपका ब्लड फ्लो कम हो गया किडनीज के अंदर। ठीक है, अब जेजी अपरेटस से आपकी किडनी के ने रेनिन को रिलीज़ किया, जब रेनिन को रिलीज़ हुआ तो उसने एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद एस एंजाइम होती है जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद ऐसे ही जो एंजियोटेंसिन 2 होता है वो आपका ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करता है, और साथ ही आपके एल्डोस्टेरोन को भी रिलीज़ कराता है, आपके एड्रीनल रिलीज़ कराता है एल्डोस्टेरोन की, और अल्टीमेटली फिर आपका जो है ना वो सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपका जो ब्लड प्रेशर जो है वो अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया होता है ना, जो फीमेल्स के अंदर होते हैं, डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है आपकी ब्लड वेसल्स का, इसमें आपकी इरेगुलर थिकनिंग हो जाती है आपकी लार्ज और मीडियम साइज आर्टरीज की, स्पेशली इसमें रीनल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। बिनाइन और मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होती है? हाइपरटेंशन बिनाइन भी हो सकती है, मेलिग्नेंट भी हो सकती है। बिनाइन हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि माइल्ड टू मॉडरेट आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है, और ज़्यादातर केसेस आपके बिनाइन ही होते हैं हाइपरटेंशन के, जो क्लिनिकली साइलेंट होते हैं और वेसल्स और ऑर्गन स्लोली ओवर द टाइम डैमेज हो रहे होते हैं। मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि एकदम से ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसमें आपका 200/120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से भी ज़्यादा हो जाता है, और ये 5% से भी कम केसेस के अंदर होती है। ये उन पेशेंट्स में भी हो सकती है जिनको ऑलरेडी बिनाइन हाइपरटेंशन होती है, या अचानक से दोबारा एक नई भी हो सकती है, और इसमें एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज हो सकता है। जैसे कि जब आपको मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन होती है तो उसकी वजह से आपका एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, पेपिलेडीमा हो सकता है, या फिर ये मेडिकल इमरजेंसी होती है जो मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन होती है।